को एतमाद में लेते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि फैसला साजी उन्होंने करनी है। फैसला साजी की जिम्मेदारी हुकूमत के ऊपर होती है। आपसे पूछने तो कोई नहीं गया था कि आप किसी को जाने दें या रहने दें। आपको तो एक बताया गया था कि हुकूमत क्यों ये फैसला ले रही है और इस फैसले के पीछे कौन सी विजडम और कौन सी हमारी जो हम, क्योंकि आपको पहले भी कहा कि हम रियासत मदीना के ऊपर यकीन रखते हैं। ये जिनीवा कन्वेंशन है, हम उसको मानते हैं, लेकिन उससे पहले हम रियासत मदीना के कवानीन को मानते हैं, जहाँ पे ये बड़ा वाज़ेह है कि जंगी कैदी जो है उनको किस तरीके से ट्रीट करना है। यही वजह है कि जब अभिनंदन यहाँ से गया तो उसने कहा कि पाकिस्तानी फोर्सेस ने उसे, पाकिस्तानी फ़ौज ने उसे बेहतरीन प्रोफेशनल तरीके से ट्रीट किया। ये जिनीवा कन्वेंशन मैंने पहले कहा कि हम मानते हैं, लेकिन ये जो हमारे अंदर ये जो सरायत है हमारे अंदर हुई ये सारी अखलाकियात, वो हम रियासत मदीना से लेते हैं। वहाँ से हमें सिखाया गया कि कैदियों को कैसे ट्रीट करना है आपने। अयाज सादिक साहब ने, अगर ये किसी सूरत भी दुरुस्त स्टेटमेंट होती तो चले, फिर भी कड़वा घूंट करके इसको पी जाते। जहाज के थ्रू एक पेलोड फेंका जंगल के अंदर, वापस गए, तो अगर टांगें कांपती होती अयाज सादिक साहब तो अगले दिन हम उनके 2 जंगी जहाज मार गिराते। अगर टांगें कांपती होती तो हम उनके, जो आपको टांगें कांपने का पता चल गया, या आपने वो इमरान खान साहब के लिए आप रुमाल पकड़ के खड़े थे, उनका पसीना साफ कर रहे थे आप बार बार, जो आपको उनके पसीना आने का पता चल गया। आपको शर्म आनी चाहिए। आप पे वो कहावत है, अब इसको कोई और तरफ ना समझ ले, ये पंजाबी की कहावत है तो मैं सुना रहा हूँ कि नानी ने खसम कीता माड़ा कीता, करके छड़ देता होर भैड़ा कीता। तो अयाज सादिक साहब, पहले ही जो आपने घटिया बकवास की थी असम्बली में वो काफ़ी थी। उसके बाद यू शुड शट योर माउथ। उसके बाद आप एक्सप्लेनेशन देने के बहाने और गंद डाल रहे हैं, तो ये आपका मुनासिब नहीं। लेकिन आपकी स्टेटमेंट से हुआ क्या? आपकी स्टेटमेंट से मैं आपको दिखाता हूं कि आपकी स्टेटमेंट से हमारे साथ ये जो बयानिया आपका लगातार हिंदुस्तान की प्रेस में चलता है, आपकी स्टेटमेंट से वही बयानिया जो है वो चलाया जा रहा है हिंदुस्तान के अंदर। ये आप देख सकते हैं कि जो चीज़ें हमारे बहादुर पायलट्स ने, हमारी फ़ौज ने अपनी जान पर खेलकर जो शान, जो इज़्ज़त, जो तकरीम इस कौम के लिए अर्न की, उसको मट्टी में मिलाने की नाकाम कोशिश जो है वो अयाज सादिक साहब की स्टेटमेंट के बाद इंडियन मीडिया के अंदर आप देख सकते हैं कि किस तरीके से खुशी की लहर है। ये मैं कोई एक चैनल आपको नहीं दिखा रहा, ये चैनल चेंज होते जाएंगे, स्टेटमेंट्स वही रहेंगी। किस तरीके से वहाँ पे खुशी की लहर है कि वही बात जो मोदी कहते थे, वही बात जो पूरी दुनिया में हिंदुस्तान कहता था, और वही बात जो वो अपने शहरियों को बेचते थे अपनी हजीमत मिटाने के लिए, वही बात अयाज सादिक साहब की जो स्टेटमेंट थी, उसने उनको हमारे फॉरेन मिनिस्टर और हमारे आर्मी चीफ के बारे में जो इन्होंने अल्फाज इस्तेमाल किए, वो इंडियन मीडिया किन हरूफ में प्रिंट कर रहा है मैं वो बोल भी नहीं सकता, मैं वो रिप्रोड्यूस नहीं कर सकता आपके सामने अपनी ज़ुबान से, लेकिन आपको दिखा रहा हूँ ताकि आपको पता चले कि इनकी ये जो काले करतूत थे, हमने आपको बताया था कि इनका ये तमाम बयानिया बुनियादी तौर पर अपने टके बचाने के लिए है। ये अपने टके बचाने के लिए मुल्क की सलामती पर भी हमला करेंगे, ये अपने टके बचाने के लिए अपने आर्मी चीफ पे भी हमला करेंगे, ये अपने टके बचाने के लिए हमारी बहादुर अफवाज के अंदर डिवीज़न करने की भी कोशिश करेंगे, जो इस बुज़दिल आदमी ने पहले की थी, जब उस वक्त के आर्मी चीफ मुशर्रफ साहब को इन्होंने उनकी गैर मौजूदगी में उतारने की कोशिश की थी। उससे क्या हो सकता था, और बल्कि प्रैक्टिकली करने की कोशिश की थी। म्यूटनी हो सकती थी, फ़ौज के अंदर बगावत हो सकती थी, और अगर एक दफ़ा किसी फ़ौज के अंदर कामयाब बगावत हो जाए तो वो रुकती नहीं है, वो बार बार होती है। आप मुझे क्या बताइए, दिल पे हाथ रख के बताइए, क्या आप सीरिया से ज़्यादा बड़े मुसलमान हैं? वो भी हमारी तरह के मुसलमान भाई हैं, वो हमारे बराबर के, हम उनसे आला या कमतर नहीं है। आप बताइए, क्या आप इराक से ज़्यादा बड़े मुसलमान हैं? नहीं, वो भी हमारी तरह के हैं।
हमारे बराबर के मुसलमान हैं। क्यों हाल हुआ इन मुल्कों का और अफ्रीका के अंदर बहुत सारे मुल्कों का आज जो हुआ है, क्या वजह बनी कि उन मुल्कों के अंदर इतनी टूट फूट हुई, वो अपना दिफा नहीं कर सके? एक वजह है सिर्फ, पाकिस्तान के पास एक प्रोफेशनल आर्मी है जो उन मुल्कों के पास होने की, अब एक दफ़ा कोई बगावत करता है तो फिर पीछे से कोई और करता है और पीछे से कोई और करता है, और प्रोफेशनल आर्मीज नहीं रह जाती, उन्हें फिर इंटरनेशनल इस्टेब्लिशमेंट अपने मकासद के लिए इस्तेमाल करती हैं। पाकिस्तान की आर्मी में अल्हम्दुलिल्लाह आज तक चीफ से लेकर नीचे फौजी तक तमाम के तमाम एक लड़ी में परोई हुई, एक लड़ी में बंधे हुए डिफरेंट जो है एक पूरी इंस्टीट्यूशन जो है वो इकट्ठे परोया हुआ है, उनमें कोई फ़र्क नहीं है। लेकिन नवाज शरीफ ने ये जिस तरीके से उस टाइम के आर्मी चीफ को हटाया, अगर आप में ज़रूरत होती तो दिन दिहाड़े हटाएं। अगर हमारी हुकूमत ऐसी कोशिश करेगी तो वो भी गलत करेगी। आपको अवाम ने मैंडेट दिया है फैसले लेने का, दिन की रोशनी में फैसले लेने का। ये आप आर्मी से रिलेटेड सारे फैसले रातों को क्यों लेते हैं या छुपके क्यों लेते हैं? भले आपको मिलने जाना हो, भले आपको टांगें कांपती चेक करनी हो पाँव में बैठ के, या आपको कुछ करना हो, तो ये रात की तारीकी में आप क्यों करते हैं? भले माल रोड पे हमने जलसा करना है कि नहीं करना, इसकी ज़ुबैर साहब ने इजाज़त लेनी हो, मरियम बीबी का पासपोर्ट फाड़ना है कि नहीं, इस बात की इजाज़त लेनी हो, ये सारे काम रात की तारीकी में आप क्यों करते हैं? ये अभिनंदन हैं जिनको यहाँ से भेजा था, और आप में से कोई भी गूगल कर ले उस दिन हिंदुस्तान का मीडिया क्या लिख रहा था। उस दिन पाकिस्तान के बच्चे का मॉरल जो उनका स्टैंडर्ड था वो क्या था, और मोराल क्या था हम सबका। आप में से कितने सारे लोग अपने आप को ज़मीन से 2-2 फुट ऊपर फील कर रहे थे अल्लाह के रहम से, अल्लाह के करम से? आप में से कितने दोस्त थे जो बड़े फ़ख्र से उस दिन घर वापस गए थे? मुझे नहीं समझ आई कि अयाज सादिक जैसा इंसान, जिसको इस कौम ने स्पीकर बनाया, एक इतनी अहम पोजीशन दी, एक इतनी इज्जत से नवाजा, और उसकी जिसकी ट्रेनिंग है कि क्या बात करनी है फ्लोर पे, क्या नहीं करनी, जो कस्टोडियन रहा हाउस का, आल्दो कि वो पहले जब इलेक्शन हुआ था तो आपके सामने है कि वो धांधली के वोट से जीत के आया था। तो जब धांधली ज़्यादा इलेक्शन होंगे तो तब इसी तरह के बौने, इसी तरह के घटिया लोग जीतकर असम्बलियों में पहुंचेंगे। आप असम्बली में पहुंचने से मुअज़्ज़ज़ नहीं हो जाते, आपको अपने किरदार से भी मुअज़्ज़ज़ रहना पड़ता है। ये मैं आपको तमाम मीडिया इनका जो है, इसकी कल की जो शह सुर्खियाँ वो एक एक करके आपको दिखा रहा हूँ, जो इन्होंने पाकिस्तान की कौम के साथ बोंडा मजाक करने की कोशिश की। अब मैं आता हूँ, ये बहुत कुछ है, लेकिन अब मैं आता हूँ आपकी तरफ। इन्होंने जो बात कही कि पाकिस्तान ने प्रेशर में आके ये फ़ैसला किया। मैं इनको बताता हूँ कि हमारी कौम प्रेशर में फ़ैसले करती है या किस तरह के हमारे डिसीजंस होते हैं। ये कौम का एक बेटा था, अल्लाह इनको जन्नत में जगह दे, इनके दर्जात बुलंद करे, सिपाही मकबूल। आप तो इधर पाँव में बैठे थे ना, टांगों में बैठे थे पाँव पकड़ के, अयाज साहब। ये दुश्मन की टेरिटरी में थे, ये मुखालफ फ़ौज के पास थे, पकड़े गए थे जंग के दौरान, इनकी ज़ुबान काट दी गई ताकि अपने मुल्क के ख़िलाफ़ कुछ बोलें। ये नहीं बोले, एक लफ्ज़ नहीं बोले, ज़ुबान कटवा दी। तमाम तशद्दुद जो था वो सह लिया। जिनीवा कन्वेंशन की खुल्लम खुला पामाली की गई, जो इनके साथ सलूक किया गया, हर चीज़ अपने ऊपर सह ली, लेकिन अपने मुल्क के किसी राज, अपने मुल्क के ख़िलाफ़ ज़ुबान नहीं खोली। और आपने नवाज शरीफ के चंद टके बचाने के लिए उसकी बेटी का दिया हुआ बयानिया बोल के, जिसको कल बदकिस्मती से राणा सनाउल्लाह ने दोबारा री इंडोर्स किया, उनको भी इस बात पे शर्मिंदा होना चाहिए। उन्होंने भी इसको इंडोर्स किया। आपने अपनी ही मुल्क की असम्बली में खड़े होके और एक सच नहीं बल्कि एक झूठा और भोंडा इल्ज़ाम लगाया। जब वो छूट के वापस आए तो उन्होंने, सिपाही मकबूल मरहूम ने अपनी ड्यूटी ज्वाइन करने के लिए दोबारा रिपोर्ट की यूनिट को आके, बिकॉज़ उसकी फ़ौज ही उसका ओढ़ना बिछोना था, पाकिस्तान की हिफाजत ही उसने सीखी थी, वही उसकी आखिरी
वही उसकी आखिरी याददाश्त थी जिसके लिए उसने दोबारा जाके रिपोर्ट किया। यहाँ पर बड़ी बातें हुई क्योंकि कुछ बातें ऐसी हैं जो कौम के लिए ज़रूरी है कि उन्हें पता हो। मैं आपके सामने कुछ चीज़ें रखना चाहता हूँ। अयाज सादिक साहब को तो शर्म नहीं आएगी, लेकिन बहुत सारे और लोगों के भी बौले होने का चांस है, क्योंकि रियासत को अमल करना पड़ेगा अपनी स्ट्रेटजी पे। अब रियासत को हरकत में आना पड़ेगा, लेकिन क्योंकि जिन लोगों को बौला किया जा रहा है वो भी हमारे पाकिस्तानी और हमारे भाई हैं, तो एक काविश इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के थ्रू करते हैं उनके ज़मीर झंझोड़ने की कि शायद वो बावले होने से पहले बच जाएं और मज़ीद लोगों को बावला ना करें। ये कर्नल रज़ा बाबर, इन्हें कर्नल बाबर के नाम से जाना जाता है। तस्वीर शायद वाज़े ना हो, व्हील चेयर पे है ये, दोनों टांगें कट चुकी हैं, लेकिन उसके बावजूद दुश्मन के साथ जंग लड़ी। अयाज सादिक, हमारे फौजी, हमारे आर्मी चीफ, हमारे जवानों की टांगें कांपती नहीं हैं, हम अपनी टांगें कटवा देते हैं ज़रूरत पड़े तो। ये जो कौम है इनकी टांगें कांपती नहीं है, ज़रूरत पड़े तो हम इन्हें कटवा देते हैं। आपको शर्म आनी चाहिए, आप इनका मजाक उड़ाते हैं। आपको उस दिन मैंने कहा था सियासत करनी है, इमरान खान मर्द का बच्चा खड़ा है ना मैदान में, आप लोगों को एनआरओ नहीं दे रहा, हम उसके सिपाही खड़े हैं ना लब्बैक कहने के लिए। आप हमारे साथ सियासत करें। आपको हमारी गवर्नेंस से मसला है, एतराज़ करें। आपको लगता है हम हुकूमत ठीक नहीं कर रहे, एतराज़ करें। अवाम के पास जाएं कि ये हुकूमत ठीक नहीं है, हमारे खिलाफ एहतजाज करें। आपके पास असम्बली में भी बहुत बुरे नंबर नहीं है, अदम एतमाद ले आएँ, हमारे मेंबर्स को रुजू करें, हो सकता है को आपके कहने पर रिज़ाइन दे दे। आप सियासी काम करें, अगर आप एक सियासी जमात हैं तो आप हमारे साथ सियासत करें। ये किस रुख पे चल पड़े हैं आप? आपको ख्याल नहीं है कि इससे क्या नुकसान होगा? ये मेजर किसी को याद है? इनकी बेगम और बच्चा किसी को याद है जब इनकी बॉडी रिसीव की गई थी? ये आपको बयान देने से पहले जो कुछ आप लोग कर रहे हैं ये आपको याद नहीं है। आप अवाम को बेवकूफ़ बनाते हैं कि आप सिर्फ आर्मी चीफ और डीजी को टारगेट करेंगे। आप म्यूटनी करवाने की कोशिश कर रहे हैं। आप आर्मी के रैंक एंड फाइल के अंदर डिफरेंस क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि पर्पस आपका यह है कि बगावत हो, यहाँ पर किसी किस्म की हलचल मचे और आपका एहतसाब ख़त्म हो। आपने तो यह भी पैगाम भेजा कि आपने मार्शाला लगानी लगा लें, हम आपके साथ होंगे। आपको सिर्फ एक मकसद है, एक मकसद है आपका सिर्फ कि किसी तरीके से आपका एहतसाब बच जाए। कितने लोग हैं आप में से जो अपने छोटे भाई को शहीद होने के लिए भेजेंगे? कितने पैसे आपको दें तो आप ये सौदा करेंगे? कितनी माएँ हैं जिनको हम पैसे दें कि अपना बच्चा भेज दें और फिर वो दूसरा भेजने को भी तैयार हो? ये आपके हसन और हुसैन पे तो पाकिस्तान का लॉ नहीं इंप्लीमेंट होता। आपने हुकूमत यहाँ करनी है, बच्चों ने वहाँ रहना है। तो आप ये बताइए कि ये माएँ जो अपने बच्चे भेजती हैं, ऐसे बच्चे जिनको अभी जी भर के देखा नहीं होता माओ ने, ये किस वजह से भेजती हैं? सिर्फ एक वजह से कि इस वतन अजीज़ की किसी तरीके से हम हिफाजत कर सकें। 1947 से हमारे वजूद को बर्दाश्त नहीं किया जाता। हमें 1971 में 2 लख्त किया गया। अब हमारे मज़ीद टुकड़े करने की कोशिश की जा रही है और उसकी एक ही तरीका है बचने का कि हमारी प्रोफेशनल आर्मी इंटैक्ट रहे। हुकूमत इमरान खान की हो, हुकूमत किसी की भी हो, जब तक हमारी आर्मी इंटैक्ट है इंशाल्लाह हमें दिफा का मसला नहीं है। हाँ, ये ज़रूर है कि ऊपर आपको एक मुहब्बे वतन लीडर चाहिए जो आर्मी जब जुग्राफियाई सरहदों की हिफाजत कर रहा हो तो उसकी आवाज़ शेर बनकर यूएन के अंदर गूंजे, वो पाकिस्तान का पैगाम पूरी दुनिया को पहुंचाए, उसको पर्चियाँ ना पढ़नी पड़े, वो पसीने और नाक साफ करके वही मुंह पे ना मल ले अपने। क्या लीडर है आपका? क्या बातें करते हैं आप?
आपका तो बुरी बातें हो जाती, खुदा की कसम। अब आपको समझ आता है यार सादिक साहब, मेरा आपको क्या क्या कहने को दिल कर रहा है, लेकिन मैं रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रहा हूं। ये होती है एहसास जिम्मेदारी और बर्दाश्त। मैं पंजाबी है, मैं तेन वो कुछ कमा के तेरे कन्ना च अग लग जाए, पर मैं रिस्ट्रेन का मुजाहरा कर रहा कि जिम्मेदारी है। मैं प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता हूं, इस हुकूमत को रिप्रेजेंट करता हूं। गधे इंसान, तुम्हारी भी कोई जिम्मेदारी थी। सो कहने का आपको सिर्फ यह मतलब है कि इन दो हमारे बहादुर पायलटों ने उस दिन जिस शान से हमारा झंडा ऊपर किया, देखिए इसमें कोई शक नहीं कि हम मुश्किल हालात में मुल्क हैं। मैं दिफाई अंदाज से कह रहा हूं, हमारे ऊपर एक मुखालिफ मुल्क का अटैक नहीं है, बहुत सारे मुल्कों का। और आपको पता है, आप सबको भी पता है, आप कोई पीटीआई का सपोर्टर हो या ना हो, आप सबको इस बात का पता है कि हमारे पे बहुत सारे मुल्कों की आंखें हैं। बड़े कम मौके हमें मिलते हैं जब हम इन सब मुखालिफ मुल्कों के अगेंस्ट भी बड़ी शान से आगे निकलते हैं। वो हमारा एक दिन है जो हमारी तारीख का सुनहरी दिन है, जिसमें ना सिर्फ हमने मैदान मारा, बल्कि पूरी कौम ने रियासत मदीना के असूलों पे चलते हुए एक जंगी कैदी के साथ यूएन कन्वेंशन जो थी उससे बेहतर सलूक करके अक़वाम को दिखाया कि पाकिस्तान एक पीस लविंग कंट्री है, जिसको आपने सैबोटाज करने की कोशिश की। मैं अब सिर्फ ख़त्म करता हूँ आखिरी बात करके। हमें पता है कि आपको एनआरओ चाहिए, हमें पता है कि अगर आपको एनआरओ ना मिला तो आप पाकिस्तान की सलामती पे हमला आवर हो गए हैं, और आप मज़ीद भी होंगे। वो उधर बता रहा है कि मैं जो टॉमाहाक या क्रूज़ मिसाइल था वो कंधे पे रख के लेके आया था बलूचिस्तान से, और मैंने री इंजीनियर करवाया था। ए भाई जी, ये बिरयानी नहीं सी, ये पाए नहीं सी गए इत्थे फज्जे दे जेड़े तुसी बह के बनवाए सन। ये मिसाइल का ना है नवाज शरीफ साहब, साइंटिस्ट बनाते हैं। आपको ये शर्म नहीं आ रही कि आप वहाँ बैठ के कह रहे री इंजीनियर किया, रिवर्स इंजीनियर किया, ताकि कल को अगर हमें कोई ऑर्डर मिले उनको बेचने का या कोई टेक्नोलॉजी, मुझे नहीं पता कि हम उसे ट्रांसफ़र कर सकते हैं लीगली कि नहीं, लेकिन अगर किसी ऐसी स्टेज पे कोई ऐसी बात हो तो हमारे ऊपर ये क्लेम आ जाए किसी मुल्क का कि ये तो आपने हमारी टेक्नोलॉजी चोरी की हुई है। तो ये जो रवश ऊपर से शुरू हुई है मुल्क की, जो आपके पास एक प्रिविलेज्ड इंफॉर्मेशन होती है उसको देने की, और हमारे शहीदों की कब्रों की और हमारे गाजियों की जो कटी हुई टांगें हैं उनकी तौहीन करने की ये जो रवश शुरू हुई है, इसको अब बंद होना चाहिए। एनफ इज़ एनफ। आपको अब अपनी बकवास बंद करनी चाहिए। रियासत तो अपनी जिम्मेदारी अब पूरी करेगी, लेकिन मैं आखिरी बार नून लीग के वोटर से ये इल्तमास करता हूँ, आप भी मेरी तरह मुहिब्बे वतन हैं। मुझे पता है आप भी मुल्क पे अपनी जान, हर चीज़, जान माल बच्चे औलाद सब कुछ निछावर करने को तैयार होंगे। मेरी आपसे दस्त बदस्त ये गुजारिश है कि इन लोगों को जो अपने टके बचाने के लिए, इनकी कोई डेमोक्रेसी नहीं है, इनका कुछ लेना देना नहीं है। यहाँ कोई औरत का ख्याल नहीं। आयशा हाद भी तो औरत थी, जिनको मॉडल टाउन में गोलियां मारी वो भी तो औरत थी। ये नवाज शरीफ कहता है मुझे कारगिल का पता नहीं था। अगर आपको कारगिल का पता नहीं था तो फिर आप बयान कैसे दे रहे थे कि हमारे फौजी कह रहे हैं असला नहीं भेजना तो खाना भेज दो? ये नवाज शरीफ का बयान था। क्या पाकिस्तानी कौम इतनी गिरी हुई है कि वो अपने फौजियों को जो लड़ रहे हैं उन्हें असला ना दे सके? मैं टर्की पहली दफ़ा गया तो टर्की के लोगों ने मेरी बहुत इज्जत की। मैं आपके सामने मानता हूँ उस वक्त मुझे तारीख़ का इतना पता नहीं था। जब मैंने उनसे पूछा तो पता चला कि हमारी दादियों और नानियों ने अपना जेवर बेच के सल्तनत उस्मानिया को भेजा था, उनकी ओटोमन एम्पायर की आर्मी को, कि वो जंग लड़ सके। हम वो कौम हैं जो अपने दूसरे भाइयों के साथ भी खड़े होते हैं, तो अपने फौजियों को हम खाना नहीं बेच सकेंगे? ये बेवकूफ़ आदमी बयान देता है बाहर जाके, और दूसरी तरफ कहता है मुझे कारगिल का नहीं पता। ये वही हुकूमत है जो कहती है हमें मॉडल टाउन का नहीं पता। ना तुम्हें कारगिल का पता, ना तुम्हें मॉडल टाउन का पता है। हुकूमत तुम अम लेने के लिए करते थे। उसके बाद जो मैं एक और आखिरी बात आपसे कह दूं, आखिरी बात करूंगा, सियासत करें, बगावत ना करें, वरना रियासत जानती है बगावत करने वालों के साथ क्या किया जाता है। मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूं, सियासत करें, बगावत ना करें। सियासत करें, मुल्क की सलामती पर हमला आवर ना हो।
सियासत करें, मुनाफकत मत करें, सियासत करें, हिंदुस्तान की जुबान मत बोलें, सियासत करें। इमरान खान और उनकी पार्टी खड़ी है सामने, बिल्कुल आपके साथ पूरी आएगी सियासत में। जैसे हमने आपको टके टोकरी कर दिया, आप ही कहते थे ना ये मुंह और मसूर की दाल। आप कहते हैं कि टांगें कांपती हैं, टांगें उनकी कांपती हैं जो जद्दा जाते हैं एग्रीमेंट करके, टांगें उनकी कांपती हैं जो यहां बीमार बनते हैं और भाग जाते हैं बाहर। आखिरी आपके जो बी कैटेगरी और सी कैटेगरी में आपकी लीडरशिप है, उनको मैं पैगाम देना चाहता हूं, अब सब मुहिब्बे वतन पाकिस्तानी हैं, इनसे बचें। ये वो वायरस है, अगर आपको लग गया आप अपने ही मुल्क के खिलाफ बयानियां देंगे। मेरी आपसे 10 बदस गुजारिश है कि इनके इस मुल्क दुश्मन बयानिए से बचें। जी ये बताइएगा कि एराज साहब की तो आप बात कर रहे हैं, लेकिन जो बयान फवाद चौधरी साहब ने दिया, इंडियन मीडिया उसको भी उठा रहा है और अब वो कह रहे हैं कि हम ये बयान जो है इनका यूनाइटेड नेशन जाएंगे। ये इल्जाम लगा रही थी इंडियन गवर्नमेंट के प्रोग्राम। जी आ गया मुझे, जी आ गया मुझे। वो कह रहे हैं कि पाकि वजीर ही अगर आप उसे गौर से सुने तो वो पुलवामा के अंदर जो डिप्लोमेसी की हमने, जो पुलवामा का एक झूठा हमारे ऊपर अटैक, जो कि हमने बार बार बताया कि फेक ऑपरेशंस होंगे, फेक चीज़ें पाकिस्तान पे डालने की कोशिश की जाएगी, तो वो जो डिप्लोमेसी की उन्होंने उसकी बात की कि जो पाकिस्तान ने उसमें डिप्लोमेसी के अंदर, और उन्होंने अपनी स्टेटमेंट देते हुए उसी टाइम अपने आप को करेक्ट किया। अगर आप देखें, उन्होंने कोई अगले दिन उनको ख्याल नहीं आया, स्टेटमेंट के दौरान उन्होंने उसी टाइम एक्सप्लेन किया कि वो क्या कह रहे हैं। तो वो उस डिप्लोमेसी, जिस तरीके से हमने जो हिंदुस्तान का नैरेटिव था उसको पूरी दुनिया में रद्द किया और जो सच था वो सामने लाए कि पाकिस्तान का इसमें कोई लेना देना नहीं, और वो जो बात कर रहे थे वो एक पाकिस्तानी के तौर पर अपने एहसासात बता रहे थे। जब पाकिस्तान पे हिंदुस्तान हमलावर हुआ तो हमने किस तरीके से उनके 2 जहाज मार गिराए, वो उसके बारे में बात कर रहे थे। जी सर। देखिए, मैं बहुत जूनियर हूं कि मैं आपके इस सवाल का जवाब दूं। मैं अपनी सियासी हायरार्की में बहुत जूनियर हूं इस पे। ये इन्होंने इतना बड़ा मसला हमारी रियासत के लिए, पाकिस्तान के लिए खड़ा कर दिया कि इसमें जो हमारे सीनियर तरीन लोग हैं उन्हें सर जोड़ के बैठना पड़ेगा और इसका हल निकालना पड़ेगा। क्योंकि मैंने आपको जैसे पहले कहा कि ये हमारे रियासती इदारों को टारगेट कर रहे हैं कि वहाँ उनके अंदर इंतशार हो और उसका ये फ़ायदा उठाएं, जिसका ऐसा नुकसान हमें खुदा न खास्ता हो सकता है कि हमारी सलामती दाव पे लग सकती है। तो इसके ऊपर सीनियर्स के मराद मेरे प्राइम मिनिस्टर हैं, हमारी सीनियर तरीन जो 4-5 हमारी लीडरशिप हैं वो हैं, और उसके साथ साथ हमारी अस्करी क़यादत हैं। मैं तो कहूँगा हमारी सीनियर तरीन जुडिशरी भी है, क्योंकि हम सब मुहिब्बे वतन हैं। हम सबको सोचना है कि अब जिस दलदल में ये हमें फेंक रहे हैं, ये हमें पुश कर रहे हैं, इसमें से हमने आगे कैसे मूव करना है। इन लोगों ने ये जो रियासत के ख़िलाफ़ बयानियाँ, क्योंकि देखिए पाकिस्तान आज के दिन तक अगर आप देखें तो जितनी आज़ादी यहाँ बात करने की शायद कहीं अगर ना होती तो ये बातें करते, अगर ना होती हो तो ये पार्लियामेंट में बात की, अगले दिन उन्होंने मुजीबुर रहमान शामी साहब के प्रोग्राम में बात की, रात नदीम मलिक के प्रोग्राम में राना सनाउल्लाह दोबारा इंडोर्स कर रहा है, शाहनवाज रांझा जो है वो बैठा टेलीविज़न पे कह रहा है, वो भी इसे इंडोर्स कर रहा है। तो कहने का मतलब ये है कि क्या ये क्या ये आज़ादी राय इनको और कितनी चाहिए? ये आज़ादी राय वहाँ तक रखें ना जहाँ तक मुल्क की सलामती मुतासर नहीं होती। तो आज़ादी राय भी है, जमहूरियत भी है। इनको आज के दिन तक इनको जलसा करने से कोई नहीं रोक रहा, लेकिन एक कोड ऑफ कंडक्ट बनाना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा कि जलसे से किसी को रोकना चाहिए, लेकिन हर मुल्क आज़ाद है अपना कोड ऑफ कंडक्ट बनाने में। पाकिस्तान को भी एक अब कोड ऑफ कंडक्ट बनाना पड़ेगा और उस पर सख्ती से अमल करवाना पड़ेगा रियासत को। इस पर सोच विचार होगी और इंशाल्लाह आपसे शेयर भी की जाएगी। आपने गधे और बावले का लफ्ज़ इस्तेमाल किया।
बावले के बारे में ये कहा जाता है कि जब कोई बावला हो जाता है तो मजीद को लोगों को बावला करे उसको गोली मारती जाती है। इसी तरह राजा की ज़बानों कुश्तिया का बड़ा मशहूर नावल है। तो गिद्ध जो है वो बावला हो जाता है तो जानवर सारे बैठ जाते हैं, जो बहुत बड़ा है, और वो कहते हैं इन्हें बस्ती से निकालो, इन्हें फायर मारो तो ताकि मजीद को बावला ना करें। तो बेहतर भी है इसका हल ये है कि बयान किए या देखिए मैं एक डेमोक्रेटिक हूँ, एक डेमोक्रेट हूँ, एक डेमोक्रेटिक माशरे पे यकीन रखता हूँ। मैं लोगों को गोलियां मारने पे यकीन नहीं रखता। हाँ, कानून के मुताबिक जो सज़ा लॉ ऑफ द लैंड बनती है वो बिल्कुल मिलनी चाहिए। आपकी बनती है तो आपको भी मिलनी चाहिए। आपकी मेरा ख्याल सज़ा इस टाइम मैं ये तजवीज़ करूँगा कि आपको उर्दू अदब मज़ीद पढ़ना पड़ेगा, 2 किताबें नहीं, क्योंकि बावले के बहुत सारे और मतलब हैं। वो दोनों भाई इकट्ठे पढ़ेंगे तो आज की आपकी सज़ा ये है कि चंद किताबें और पढ़ें। आखिरी सवाल जी, मैं आता हूँ मैडम। जाते हैं सारे एक दूसरे के ऊपर इल्ज़ाम तलाशियाँ करते हैं। जो आयात साहब का इंतहाई गैर संजीदा बयान था, आपके पास भी उड़न खटोला है जो इस तरह के बयान दे देते हैं, इस पर कुछ फुल स्टॉप लगना चाहिए। आपने भी एक बयान दिया था हालिया पर कायम है कि जो रात में मुलाकात हुई, बाकी तस्वीरें तो आप दिखाते हैं, उसकी भी आपके पास तस्वीरें मौजूद हैं। आपने कहा भी था कि मरियम की जो रात में मुलाकात हुई एजेंट से, तो वो तस्वीरें कब दिखाएंगे आप? देखिए बात यह है कि मैंने तो कभी नहीं कहा कि मेरे पास तस्वीरें मौजूद हैं। ये मुझे समझ नहीं आती कि आपकी आजकल याददाश्त कम है, मेरी तरह मेरी भी थोड़ी कम है, या कोई और मसला है आपका, और आप अपने खुद साख्ता किस्म के सवालात बना के उनका खुदकश बमबारी आप करना शुरू हो गए हैं। मैंने कभी तस्वीरों का कोई जिक्र नहीं किया, और ये सवाल आप ही ने पिछली प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा था, पिछली से पिछली में, और इसका मैंने जवाब दिया था जब आपने कहा था कि इनका कब जवाब देंगे। जी उसके बाद अगली प्रेस कॉन्फ्रेंस में इसका जवाब भी दिया था। मैं सादा हूं पर इतना नहीं जी। देखिए मैंने जैसे आपकी खिदमत में पहले अर्ज़ किया कि पाकिस्तान की तारीख़ ने पहले ऐसा चैलेंज नहीं देखा। पाकिस्तान में कभी किसी ने रियासती सलामती के बयानिए के ऊपर या रियासती सलामती के ऊपर कोई ऐसा हमलावर नहीं हुआ। ये अदारों का तसादम कराने की कोशिश पहले कभी नहीं की गई। ये पहला चैलेंज है। और दूसरा बड़ा चैलेंज है कि करप्ट टोला कर रहा है जो गुंधे हुए हैं करप्शन के अंदर, जिनके तमाम मुकदमात, अभी तो आपको एक और ख़बर देंगे, चंद दिनों में आपको मिल जाएगी कि मोहतरमा मरियम साहबा का एक और बहुत बड़ा अपनी फैमिली के अंदर क्राइसिस बिल्ड हो रहा है, जिसमें एक केस उनके मामू के बेटे पे हुआ जो असल में उनके चचा के बेटे पे होना था, जिसमें शदीद खलफशार है एक दूसरे के अंदर। तो इस तरह के तो इनके मामलात हैं, लेकिन अब ये रियासती बयानिए के ऊपर आकर मुल्क मुखालफ बयानिए पे उसमें से निकल रहे हैं। ये एक कशीदा मसला है, इसका इंशाल्लाह बेहतर हल हमारी जो टॉप लीडरशिप है निकालेगी। आखिरी सवाल जी। देखिए बात ये है, अंसारी साहब आप तो माशाल्लाह बहुत सीनियर जर्नलिस्ट हैं। फवाद चौधरी ने पहली बात तो अपने मुल्क के ख़िलाफ़ कोई बात नहीं की। पहली बात, अपनी मुल्क के चेहरे पर किसी किस्म की मट्टी फेंकने की कोशिश नहीं की। पहली बात, अगर आप उनके बयानिए को आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट समझ भी लें, पहली बात तो राइट कॉन्टेक्स्ट उन्होंने अपनी उसी स्पीच में एक्सप्लेन भी किया, लेकिन अगर किसी को शौक भी हो आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट समझने का, तो उसको हिंदुस्तान इस सूरत एक्सप्लॉइट कर सकता है कि पाकिस्तान की कोई इन्वॉल्वमेंट थी। अब फवाद चौधरी ये नहीं कह रहा कि नवाज शरीफ की टांगें कांप रही थीं जब धमाका किया, एटमी धमाका किया, या नवाज शरीफ बाथरूम में छुप गए थे। हमें यह भी पता है कि कौन कौन सिक्योरिटी ना मिले तो कहाँ कहाँ छुपता है, ये हमें भी पता है, लेकिन हमने तो कभी नहीं कहा। फवाद चौधरी ने जो बात की वो उन्होंने हमारी सफारती कोशिशों की। फवाद चौधरी इस मुल्क के एक बेहतरीन सियासतदान, एक बेहतरीन डेमोक्रेट हैं, और आप सबको उनकी जो मीडिया के अंदर उनकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं उनके मोतरफ हैं। फवाद चौधरी किसी सूरत कोई गैर ज़िम्मेदाराना बयान नहीं दे सकते, आपको पता है। उनका जो बयान है वो सिर्फ़ और सिर्फ जो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान की सफारती कामयाबी थी और जिस तरीके से हमने अनकवर कर दिया उस ट्रुथ को हमने दुनिया के सामने रख दिया जो असल था,
और उसके बाद